जज के घर में मिले घोटाले के पैसे तो जज का ट्रांसफर कर दो। इलाहाबाद हाई कोर्ट मामला बड़ा सनसनीखेज है। उससे भी ज्यादा हैरत करने वाला रहा कॉलेजियम का फैसला। हुआ यूं कि दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के सरकारी घर में आग लग गई। दमकल विभाग आग बुझाने पहुंचा। आग बुझाने में उन्हें बड़ी मात्रा में नकदी भी जलती हुई मिली। हालांकि यह रकम क्या थी, इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम को मामले की जानकारी मिली तो फटाफट एक आपात बैठक बुलाई गई। झटपट न्यायमूर्ति वर्मा को उनके मूल न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजे जाने का फैसला ले लिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकील के तौर पर अपना करियर शुरू करने वाले जज यशवंत वर्मा का व्यवसायिक इतिहास बड़ा चमकीला रहा है। यशवंत वर्मा ने 1992 में लॉ यूनिवर्सिटी रीवा से ग्रेजुएशन किया और उसी वर्ष वकील के रूप में एनरोल हुए। 2006 तक वे इलाहाबाद हाईकोर्ट के विशेष अधिवक्ता रहे और 2012 से 13 में यूपी सरकार के मुख्य स्टैंडिंग काउंसिल बने। 2014 में उन्हें अतिरिक्त जज नियुक्त किया गया और 2016 में वे इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्थायी जज बने। 2021 में उनका तबादला दिल्ली हाईकोर्ट में हुआ। अब जब उनके सरकारी मकान से नकद पैसे पकड़े गए हैं, उन्हें फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजा जा रहा है। न्यायपालिका के इस फैसले पर कई सवाल उठ रहे हैं। गौरतलब यह है कि पिछले कुछ समय से देश की न्यायपालिका के फैसले लगातार ऐसे आ रहे हैं कि उन्हें देखकर चौंकना लाजिम है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के झटपट ट्रांसफर पर तो आंखें उठी ही थीं। ऐसे अनेक और फैसले हैं जिन पर लगातार उंगलियां उठी हैं। मसलन इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक नाबालिग लड़की के साथ हुए बलात्कार की कोशिश से जुड़ा हुआ एक ताजा फैसला, जिस पर हंगामा मच गया। नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी के खिलाफ दायर दुष्कर्म के प्रयास के आरोप को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में गंभीर यौन उत्पीड़न में बदल दिया। यह फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राम मनोहर मिश्रा की एकल पीठ ने सुनाया था। उनका कहना था कि नाबालिग लड़की के स्तनों को दबाना और पाजामा की डोरी खोलने का प्रयास करना दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता है। इसे गंभीर यौन उत्पीड़न कहा जा सकता है। इस फैसले के आते ही देश भर में आलोचना का दौर शुरू हो गया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और सुप्रिया श्रीनेत ने इसे गलत निर्णय करार दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने इस निर्णय को गहरा शर्मनाक और पूरी तरह अनुचित बताया। ठीक इसी तरह न्यायपालिका की भूमिका आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट के मामले को लेकर भी संदिग्ध मानी जाती रही है। संजीव भट्ट के मामले में न्यायपालिका पर आरोप लगाया जाता रहा है कि उन्हें सुनवाई का पूरा मौका नहीं मिला है। पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट के मामले में न्यायपालिका के कुछ फैसलों पर सवाल उठे हैं, जिसमें उनकी याचिकाओं को खारिज करने और अतिरिक्त सबूत पेश करने की अनुमति न देने जैसे निर्णय शामिल हैं। अगस्त 2023 में गुजरात उच्च न्यायालय ने 1996 के एक ड्रग प्लांटिंग मामले में भट्ट की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने मुकदमे को पालनपुर की अदालत से किसी अन्य न्यायालय में ट्रांसफर करने की मांग की थी। संजीव भट्ट का आरोप था कि न्यायाधीश पक्षपाती हैं। न्यायालय ने इस मांग को कानूनी प्रक्रिया को जानबूझकर लंबा खींचने का प्रयास मानते हुए खारिज कर दिया। इसी तरह मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने 1990 के एक हिरासत में मौत के मामले में भट्ट द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने और न्यायमूर्ति मान शाह को सुनवाई से हटाने की मांग को भी खारिज कर दिया। भट्ट ने दावा किया था कि जस्टिस शाह पहले उनके खिलाफ सख्त टिप्पणियां कर चुके हैं, जिससे निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे अस्वीकार कर दिया और गुजरात उच्च न्यायालय को मौजूदा सबूतों के आधार पर सुनवाई जारी रखने का निर्देश दिया। इन फैसलों को लेकर लोगों में, विशेषकर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं में गहरी असहमति है। यह माना जाता है कि न्यायपालिका ने भट्ट को उचित अवसर नहीं दिया, उनके अनुरोधों को बिना गहन विचार के खारिज कर दिया। ये कुछ घटनाएं न्यायपालिका की दृष्टि पर सवाल खड़े करती हैं। ये सवाल न्यायपालिका की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर भी हैं। क्यों यह रुख अख्तियार कर रखा है न्यायपालिका ने? क्या सबसे निष्पक्ष मानी जाने वाली संस्था भी अब निष्पक्ष नहीं रही? Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.